नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र। आज हम निदर्शन प्रविधि के अंतर्गत निदर्शन के प्रकार के बारे में अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। निदर्शन तो निदर्शन से संबंधित विभिन्न समस्याओं अथवा विभिन्न समूहों की प्रकृति एक दूसरे से इतनी भिन्न होती है कि किसी एक प्रविधि के द्वारा ही हम समस्त समग्रों में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करना कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है। इस दशा में अध्ययन से संबंधित इकाइयों की प्रकृति के अनुसार निदर्शन की अनेक विधियों में से किसी उपयुक्त प्रविधि के द्वारा निदर्शन प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। यानी निदर्शन प्रविधि का अभिप्राय उस विधि से है जिसकी सहायता से प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चुनाव किया जाता है। अध्ययन निष्कर्षों की यथार्थ के लिए यह जरूरी है कि निदर्शन समग्र की प्रतिनिधित्व कर सके। इसलिए निदर्शन का चुनाव का कार्य मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो विभिन्न सुनिश्चित प्रणालियां हैं, उन प्रणालियों के माध्यम से निदर्शन के जो प्रकार हैं कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन में हमें कौन से निदर्शन का उपयोग करना उचित होगा कि नहीं होगा, इस पर ध्यान देना आवश्यक होता है। क्योंकि निदर्शन में संभावना और गैर संभावनाओं दोनों पर आधारित होता है और इसी दृष्टिकोण से हम निदर्शन की विभिन्न प्रकारों को समझना आवश्यक है। क्योंकि अध्ययन कार्य के लिए हम या अवलोकनकर्ता उस निदर्शन पद्धति का उपयोग करके विभिन्न तथ्यों को आसानी से संग्रहित कर सके। तो इसमें से हम देखते हैं निदर्शन के प्रकार। तो सबसे पहला आता है दैव निदर्शन, दूसरा है उद्देश्यपूर्ण अथवा सविचार निदर्शन और तीसरा है संस्तरित निदर्शन। तो पहले हम देखते हैं दैव निदर्शन क्या है। तो दैव निदर्शन या रैंडम सैंपलिंग विधि तो प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव में शोधकर्ता के चुनाव के स्वयं के पक्षपात तथा मिथ्या झुकाव अथवा पूर्वाग्रह की संभावना से बचने के लिए संपूर्ण समग्र की प्रत्येक इकाई को समान रूप से चुने जाने का अवसर प्रदान करने के लिए दैव प्रणाली द्वारा निदर्शनों का चुनाव करना एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना गया है। किस लिए कि इसमें जो शोधकर्ता है वह शोधकर्ता का स्वयं जो है उसमें किसी प्रकार का पक्षपात न कर सके या उसके प्रति कोई मिथ्या झुकाव न हो। इस पूर्वाग्रह से बचने के लिए जितने भी हमारे जो क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में हम अध्ययन कर रहे हैं, उन सारे क्षेत्रों की इकाइयों को समान रूप से चुने जाने का समान अवसर प्रदान करने के लिए जिस प्रणाली का उपयोग किया जाता है उसे दैव निदर्शन प्रणाली कहा जाता है। इस अर्थ में दैव निदर्शन वह निदर्शन है जिन्हें कि दैव प्रणाली अथवा संयोग प्रणाली से चुना जाता है। इस पद्धति में समग्र की इकाइयों के वैयक्तिक महत्व को समाप्त कर दिया जाता है और उसके स्थान पर संभावनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। यानी संभावनाओं को प्रतिष्ठित किया जाता है जिससे समग्र की सभी इकाइयों के निदर्शन में चुने जाने की समान संभावना होती है। यदि हम जो निदर्शन इकाई चुने हैं उसमें यदि तथ्य संकलित नहीं हो पा रहा है तो हम उसके अगले इकाई को चुनने की संभावना इसमें बनी रहती है। और इस पद्धति में किन इकाइयों को निदर्शन में स्थान प्राप्त होगा यह शोधकर्ता की रुचि
इच्छा अथवा निर्णय पर आधारित न होकर के संयोग पर आधारित होता है, संयोग पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से इस विधि में निदर्शन का चुनाव व्यक्ति के हाथों में न होकर के दैव योग द्वारा ही होता है, मतलब कि स्वयं व्यक्ति इसके न चुना करके कुछ ऐसी विधि के माध्यम से इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें खुद शोधकर्ता को मालूम नहीं होता कि उनमें कौन सी इकाइयों का चुनाव किया है। इसमें रैंडम सैंपलिंग विधि का परिभाषा देते हुए पार्टन नामक विद्वान ने लिखा है कि दैव निर्दर्शन पद्धति का प्रयोग उस अवस्था में किया जाता है जब चुनाव की पद्धति समग्र में से प्रत्येक व्यक्ति अथवा तत्व को चुने जाने की समान अवसर प्रदान करने की आश्वासन देती है। अर्थात कि इस दैव निदर्शन का प्रयोग उस अवस्था में किया जाता है जब चुनाव पद्धति में जो अध्ययन क्षेत्र या जो समग्र है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को या तत्व को चुने जाने की संभावना बनी रहती है। इस स्थिति में उसे यह प्रेरणा दिया जाता है कि प्रत्येक इकाई की चुने जाने की एक समान अवसर उसे प्रदान करती है। फिर हार्पर नामक विद्वान ने लिखा है कि एक दैव निदर्शन वह निदर्शन है जिसका चयन किसी प्रकार हुआ हो कि इस प्रकार हुआ हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त हो, यानी उस क्षेत्र में जितने भी अध्ययन से संबंधित जो इकाइयां हैं सभी इकाइयों को क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं। उसके पश्चात उस इकाइयों में से किसी अन्य पद्धति के माध्यम से एक एक या अन्य प्रणालियों के माध्यम से एक एक इकाई का चुनाव किया जाता है, यानी सभी को एक अवसर प्रदान किया जाता है कि निदर्शन में चुने जाने का एक समान अवसर सबको दिया जाता है और उन सभी समग्र में से ही कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है। तो दैव निदर्शन समानुपातिक निदर्शन भी कहा जाता है क्योंकि दैव निदर्शन प्रत्येक वर्ग अथवा तत्व का प्रतिनिधित्व उस अनुपात में ही होता है जिस अनुपात में वह वर्ग अथवा तत्व का समग्र में है, यानी एक अनुपातिक रूप से इसे प्रस्तुत किया जाता है। मेथड ऑफ सिलेक्टिंग रैंडम सैंपल, यानी दैव निदर्शन के द्वारा चुनने की प्रणाली, यानी इकाइयों का चुनाव इसमें किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है, इस पर हम दृष्टिपात करें तो सबसे पहला आता है लॉटरी विधि। लॉटरी विधि, तो लॉटरी विधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें समग्र की जितने भी इकाइयां हैं उन सभी इकाइयों को क्या करते हैं कि उसका एक नाम अथवा एक नंबर कागज़ की चीटों अथवा छोटे छोटे कार्डों पर लिख लिया जाता है। फिर कागज़ को एक डिब्बे में रख करके उसे इस प्रकार से हिलाया जाता है कि कागज़ के टुकड़े आपस में जो है मिल जाता है, जिसमें किसी को यह पता नहीं चाहता कि कौन से कागज़ के टुकड़े में किसका नाम या नंबर लिखा हुआ है। फिर उस कागज़ के टुकड़े को आंख बंद करके डिब्बे से निकालते हैं। जितनी इकाइयों को चुनना है उतनी बार उस डिब्बे को बार बार हिला करके एक एक कागज़ के टुकड़े को निकालते हैं। अर्थात जितने कागज़ के टुकड़े निकला है यानी उस कागज़ के टुकड़े में जिसका नाम है या जो नंबर है वही जो है हमारा निदर्शन के द्वारा चुनी गई इकाइयाँ कहलाती है। तो इस प्रकार से लॉटरी पद्धति के माध्यम से इकाइयों का चयन किया जाता है। दूसरा है कार्ड या टिकट प्रणाली। तो इस विधि में सबसे पहले एक ही आकार के एक ही रंग के व एक ही मोटाई के कार्डों अथवा टिकटों पर समग्र की समस्त इकाइयों का नाम अथवा नंबर लिख लिया जाता है और उन पर कोई प्रतीक अंकित कर दिया जाता है या अन्य कोई प्रतीक उसमें अंकित कर लिया जाता है और सभी को मिला करके एक गोल ड्रम में भर दिया जाता है। ड्रम को 50 बार बहुत तेज़ी से घुमाकर सभी कार्डों को खूब हिला डुला लिया जाता है। तत्पश्चात एक कार्ड अनायास ही निकल जाता है।
फिर ड्रम को फिर हिलाया जाता है तो दूसरा कार्ड निकलता है, फिर उसे उठा लेते हैं। तो इस प्रकार से जितनी इकाइयों का हमें निदर्शन के माध्यम से चुनना है उतनी बार उस ड्रम को हिलाते हैं, जो जितने कार्ड निकले हैं उसको उठाते हैं और उस कार्ड में जो नंबर या आकृति या प्रतीक चिन्ह या उसका नाम है वही हमारा जो है एक इकाई, अध्ययन की इकाई के रूप में उसे निदर्शन के रूप में चुनते हैं। इसमें पूर्णतः एक लॉटरी विधि के प्रणाली भी दिखाई देता है, परंतु लॉटरी विधि और कार्ड विधि में मूल अंतर यह है कि लॉटरी विधि में शोधकर्ता आंख बंद करके कार्ड निकालता है, जबकि कार्ड विधि में कोई दूसरा व्यक्ति भी आंख को खुली रख करके कार्ड को निकालता है। तीसरा है क्रमांक सूची प्रणाली या नियंत्रित अंकन विधि। तो इसमें क्रमांक सूची प्रणाली यानी एक क्रम दिया जाता है, इकाइयां हैं उस इकाइयों में एक क्रम दिया जाता है, जैसे ऐड या दूसरी प्रणाली जैसे हम देखते हैं सम और विषम की संख्या के आधार पर एक क्रम दिया जाता है और उसी क्रम में जो यदि हम सम संख्या की इकाइयों को चुनना है तो जितने भी सम की संख्या के लोग होंगे उतने लोगों को हम निदर्शन के लिए चयन करते हैं, एक लाइन में खड़ा कर देते हैं या एक उसे नंबर दिया जाता है, उस क्रमांक वाले व्यक्ति को हम अपने अध्ययन के लिए उसे चुनते हैं, चयन करते हैं। यही क्रमांक सूची प्रणाली ही कहलाता है, यानी विशेष तरीके, काल या स्थान आदि के अनुसार उसे व्यवस्थित कर लिया जाता है, जिसमें इकाइयों का चयन निदर्शन के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से यदि मान लो जाए 1000 छात्रों में से 100 छात्रों को चुनाव करना है तो पहला 10वां 20वां 30वां 40 50 60 70 80 90 100 इस आधार पर 100 छात्रों को इसी क्रम में चुन लेते हैं। तो इसी को ही क्रमांक सूची प्रणाली कहते हैं। फिर चौथा आता है टिपेट प्रणाली। टिपेट प्रणाली, तो टिपेट प्रणाली में यह देखा जाता है कि इसके द्वारा एक संख्या दिया जाता है, यानी एक सूची तैयार कर लिया जाता है और उस सूची को संख्याओं को दैव निदर्शन विधि का प्रयोग करके उद्देश्य से यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि इन संख्याओं को बिना किसी क्रम के अनेक पृष्ठों पर लिखा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इसमें 4 अंकों वाली संख्याओं की एक सूची तैयार कर ली जाती है, जैसे 1 0 4 0 0 आदि या फिर 2 9 5 2 या 6 4 4 1 या ऐसे कुछ 4 अंकों वाली एक संख्याओं की एक सूची तैयार कर लिया जाता है और इन संख्याओं को दैव निदर्शन विधि के प्रयोग करने के लिए के उद्देश्य से सुनिश्चित कर दिया जाता है। इन संख्याओं को बिना किसी क्रम में अनेक पृष्ठों पर लिख दिया जाता है। जब किसी अध्ययनकर्ता को अपने अध्ययन के लिए निदर्शन का चुनाव करना होता है तो वह इस प्रोफेसर टिपेट द्वारा बनाई गई सूची के किसी भी पृष्ठ से लगातार उतनी संख्या लेता है जितनी संख्या उसे निदर्शन के लिए। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं कि कोई जाति की 100 इकाइयों में से 25 इकाइयों का हमें चुनाव करना होता है, तो सर्वप्रथम 100 इकाइयाँ की क्रमानुसार अंकन विधि के आधार पर एक सूची बना लेते हैं। फिर टिपेट की तालिकाओं का कोई पेज खोल करके प्रथम 20 नंबर के अनुसार इकाइयों का चुनाव कर लेते हैं, यानी सभी नंबर 4 अंकों के नंबर को तो एक पृष्ठ में लिख लेते हैं। फिर उसके आधार पर जो 4 नंबर है उसी 4 नंबर के आधार पर हम इकाइयों का 20 नंबर इकाइयों का चुनाव करेंगे। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा आता है ग्रेड प्रणाली। तो ग्रेड प्रणाली में किसी विशाल क्षेत्र में से कुछ विभिन्न क्षेत्रों को निदर्शन के रूप में लेने के लिए ग्रिड विधि का प्रयोग किया जाता है।
किसी विशाल क्षेत्र में से कुछ विभिन्न क्षेत्रों को निदर्शन के रूप में लेने के लिए ग्रिड विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम संबंधित विशाल क्षेत्र का एक मानचित्र तैयार कर लिया जाता है। तत्पश्चात एक ग्रिड पैड को, जो पारदर्शी होता है, उस मानचित्र पर लग दिया जाता है। इस प्लेट में दय रूप में उतने ही वर्गाकार क्षेत्र होते हैं जितने हमें निदर्शन में लेने होते हैं। यानी प्रत्येक छिद्र का क्रमानुसार संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसा डाल दिया जाता है और उस प्लेट को घुमाने के बाद जो क्षेत्र उस छिद्र में दिखाई देते हैं उन्हीं क्षेत्रों को ही हम निदर्शन के लिए चुनते हैं। तो इस प्रकार से ये मेथड देव निदर्शन के एक और प्रकार है इनके कोटा प्रणाली। यानी इस विधि के अंतर्गत, कोटा प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले समग्र को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है और इसके पश्चात निश्चित कर लिया जाता है कि प्रत्येक में से कितनी इकाइयों को चुनना है। फिर प्रत्येक वर्ग में से शोधकर्ता को उतनी इकाइयाँ अपनी इच्छा और स्वतंत्रता से छांट लेता है और इस तरह से चुनी गई इकाई को निर्दर्शन मान लिया जाता है। यही जो है कोटा प्रणाली कहला जाता है या कोटा निर्दर्शन कहते हैं। तो ये देव निदर्शन के प्रणालियाँ हैं जिसके माध्यम से हम शोध कार्य में अध्ययन के लिए निदर्शन के रूप में इकाइयों का चुनाव इन प्रणालियों के माध्यम से करते हैं। दूसरा देखते हैं उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। तो उद्देश्यपूर्ण निदर्शन क्या है? तो जब शोधकर्ता किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख करके जानबूझकर समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव करते हैं तो उसे उद्देश्यपूर्ण निदर्शन कहते हैं। यानी इसमें किसी उद्देश्य को लेकर के कुछ इकाइयों का चुनाव करता है तब वह निदर्शन प्रणाली उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली कहते हैं। इस विधि में यह मानकर चला जाता है कि शोधकर्ता समग्र की सभी विशेषताओं से परिचित है। वह अपने ज्ञान के आधार पर स्वयं यह सुनिश्चित कर लेता है कि समग्र में कौन सी इकाइयाँ प्रतिनिधि इकाई के रूप में ली जा सकती है और कौन सी नहीं। यानी इसमें शोधकर्ता स्वयं ही अपने अनुभव के आधार पर ही वह सुनिश्चित कर लेता है कि कौन सी इकाइयाँ हमारे प्रतिनिधि इकाई के रूप में चुनी जाती है और कौन सी नहीं। तो इसके अतिरिक्त इस पद्धति में इकाइयों के समूहों की संख्या को इस तरीके से चुना जाता है कि वह अधिक से अधिक समग्र का प्रतिनिधित्व करे। इसमें जो है यह भी कहा जा सकता है कि उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का तात्पर्य इकाइयों के समूहों की एक संस्था को इस प्रकार से चुनना है कि चुने हुए समूह मिलकर उन विशेषताओं से संबंधित यथासंभव वही औसत और अनुपात प्रदान करे जो समग्र में है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के पीछे यह भी आधारभूत मान्यता है कि उचित निर्णय तथा उपयुक्त कुशलता के साथ व्यक्ति निदर्शन में सम्मिलित करने हेतु उन मामलों को चुन सकता है तथा ऐसे निदर्शनों का विकास कर सकता है जो उसको आवश्यकता के अनुसार संतोषजनक हो। इसी को परिभाषित करते हुए जेनसन नामक विद्वान ने लिखा है कि उद्देश्यपूर्ण निदर्शन कुछ इकाइयों को चुनने की विधि है जिसके अंतर्गत चुनी गई इकाइयाँ संपूर्ण समग्र की विशेषताओं के संबंध में लगभग वही अवसर प्रदान करे जिनकी की कुछ संख्या की जानकारी पहले से ही होती है। यानी शोधकर्ता को कहने का तात्पर्य है कि उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में शोधकर्ता को समग्र की इकाइयों से भली भांति परिचित होना चाहिए, क्योंकि इस उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का चुनाव इसी आधार पर ही संभव होता है। एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस पद्धति का चुनाव किया जाता है। यानी किसी उद्देश्य को ही ध्यान में रख करके ही इस पद्धति का चुनाव किया जाता है और इस विधि को शोधकर्ता स्वयं चुनता है। इसलिए इसमें पक्षपात की संभावना
अधिक रहती है, क्योंकि इसमें शोधकर्ता के स्वयं का अनुभव रहता है। फिर समग्र की प्रकृति तथा मापों का भी पूरा ज्ञान होना शोधकर्ता को आवश्यक होता है। ये तो इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं कि इस उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में समय और धन दोनों की बचत होती है, क्योंकि इसमें कुछ ही इकाइयों का चयन अध्ययन के लिए करना होता है। जहाँ पर समग्र की कुछ इकाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वहाँ यह पद्धति को काफ़ी रूप से उपयोगी माना जाता है। विशिष्ट प्रकार के अध्ययनों में इसका महत्व और भी अधिक है। जैसे वैज्ञानिकों तथा समाज सुधारकों ने उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का प्रयोग हमेशा करते हैं। सविचार निदर्शन या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति में कुछ इकाइयों का गहन अध्ययन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस निदर्शन पद्धति के माध्यम से अध्ययन के लिए इकाइयों का चयन किया जाता है। फिर तीसरे प्रकार आता है निदर्शन के संस्तरित निदर्शन, या इसे वर्गीय निदर्शन भी कहा जाता है। तो संस्तरित निदर्शन हम उसे कहेंगे, जैसे सिनपायुंग नामक विद्वान ने लिखा है कि संस्तरित निदर्शन का अर्थ समग्र में से उप निदर्शनों को लेना जिनकी एक समान विशेषताएं हैं। उप निदर्शनों के अंतर्गत आने वाले इन तत्वों को एक साथ लेकर प्रारूप या श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करना है। तो इस प्रकार के निदर्शन का चुनाव करने के लिए शोधकर्ता सबसे पहले क्या करता है, समग्र की सभी विशेषताओं के संबंध में एक प्राथमिक जानकारी प्राप्त करता है और इस जानकारी के आधार पर वह समग्र को कुछ वर्गों में विभाजित कर देता है, यानी विभक्त कर लेता है, जिससे प्रत्येक वर्ग समग्र के केवल एक ही गुण का प्रतिनिधित्व करे। यानी कहने का तात्पर्य है कि शोधकर्ता सबसे पहले क्या करता है कि वह पूरे समग्र का अध्ययन करता है और उसकी विशेषताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। तो उस विशेषताओं के बारे में जिन इकाइयों को जानकारी है, यानी जिन इकाइयों में वह विशेषताएं पाई जाती है, ऐसे विशेषताओं को अलग जो है कुछ वर्गों में उसे विभाजित कर लेता है और उससे ही अध्ययन के लिए चयन करता है। प्रत्येक वर्ग में उतनी इकाइयाँ चुनी जाती है जिस अनुपात में वर्ग की कुल इकाइयाँ समग्र में है। जैसे मान लो जाए 100 व्यक्तियों का अध्ययन करना है, तो उसके 10वां भाग का हम चयन करके, यानी 10 लोगों का चयन करके हम अध्ययन कर सकते हैं, 10 इकाइयों का चयन करके। यदि 1000 का हमें अध्ययन करना है तो उसके 10वां भाग ले सकते हैं, या 5% ले सकते हैं, या उसका अनुपात ले सकते हैं। यानी हम अध्ययन पर ही निर्धारित करते हैं कि हमें कितने अनुपात में इकाइयों का चयन करना है, तो उस अनुपात में लेकर उसे अलग वर्गों में उसे विभाजित करते हैं। तो इस संस्तरित निदर्शन का अर्थ समग्र में से उप निदर्शनों को लेना जिनकी एक समान विशेषताएं वाले हो। जैसे कि हम देख लें कि यदि मान लो जाए खेती के प्रकार, या खेती के आकार, या भूमि का स्वामित्व, या शिक्षा का स्तर, या लिंग, या व्यक्ति के आय, या फिर सामाजिक वर्ग आदि कोई भी उप निदर्शन हो सकते हैं। तो दूसरे अर्थ में यह देखें कि संस्तरित निदर्शन को इस प्रकार समझ सकते हैं कि इस प्रकार के निदर्शन का चुनाव करने के लिए शोधकर्ता को सबसे पहले समग्र की विशेषताओं को तो जानना है। जैसे मान लो जाए कि प्रत्येक वर्ग के समग्र में केवल एक ही गुण होना चाहिए, जैसे उनकी शिक्षा का स्तर, उनके आय, उनके धर्म, उनके सामाजिक वर्ग, लिंग आदि, ये सारे जो है उस समग्र का प्रतिनिधित्व करें। अर्थात समान लक्षण या विशेषताओं के आधार पर समग्र की इकाइयों के विभिन्न उप विभागों या वर्गों में उसे विभाजित करके उसका अध्ययन करते हैं और सर्वप्रथम समग्र में एकरूपता लाने का प्रयत्न करते हैं। यानी समग्र की विशेषताओं को ही देखते हुए, अनुसंधान की समस्या को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता सरलता से यह तय कर सकता है किस आधार पर और कितने वर्गों में विभक्त
किया जाए और समग्र को इस प्रकार वर्गों में विभक्त करके या विभाजित करने के बाद देव निदर्शन को चुनने की किसी भी एक उपयुक्त विधि, निदर्शन के चुनने की किसी एक उपयुक्त विधि का सहायता में से प्रत्येक सहायता लेकर के प्रत्येक वर्ग में से एक उचित संख्या के आधार पर निदर्शन को चुनाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संश्रित निदर्शन है। कहने का तात्पर्य है कि संश्रित निदर्शन के अंतर्गत सबसे पहले हमें विशेषताओं के उस अध्ययन क्षेत्र के इकाइयों के सभी इकाइयों के विशेषताओं के पाना चाहिए। फिर उस विशेषता लेने वाली इकाइयों को संग्रह करके एक अलग वर्गों में विभाजित करना चाहिए। फिर उस वर्गों के आधार पर एक अनुपात बना करके एक अनुपातिक रूप में इकाइयों का चयन करना चाहिए और प्रत्येक वर्ग में उतनी इकाइयाँ चुनी चाहिए जिस अनुपात में वर्ग की कुल इकाइयाँ समग्र में है। तो इस प्रकार से संश्रित निदर्शन के प्रकार हैं और इस प्रकार के इसके आधार पर ही अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता अपने अध्ययन के लिए निदर्शन के रूप में इकाइयों का चुनाव करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।